ओके, तो हमने वेक्टर स्टार्ट कर दिया था, वेक्टर एडिशन हो गया था, एंड आफ्टर वेक्टर एडिशन एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया था हमारा. If there are two vectors, then a square b square 2ab cos theta, where a is magnitude of Am I audible to everyone? तो हम क्या स्टार्ट कर रहे थे, हमने देख लिया था a मैग्नीट्यूड होता है, b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. यहाँ तक की कहानी समझ गए थे. ऐसा था कि एक ये a वेक्टर था, एक ये b वेक्टर था, और दिस इज द मिनिमम एंगल बिटवीन देम. और ये आ रहा था ट्रायंगुलर लॉ. ट्रायंगुलर लॉ कहता था if two vectors are taken along the adjacent sides of the triangle in same direction, then the third closing side of the triangle taken in opposite direction will be the direction of resultant vector. यही कहता था. तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखना सीख लिया, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम अल्फा से बताते थे, जो कि होता था 10 अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा a प्लस b cos थीटा. क्या यहां तक आप सबको बातें क्लियर है? अब देखिए, कभी कभार ना अगर कुछ कहीं आपको एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाएगा, इस बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी. तो आज के लिए आपका होमवर्क है फाइंड बीटा. कैसे फाइंड करोगे? ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा. तुम जानते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल टू 0. इक्वल टू 180, सॉरी, इक्वल टू 180. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा, और ये तो प्रॉपर्टी भी होती है एक्सटीरियर एंगल की. सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, यहां से बीटा क्या लिख सकते हो? थीटा माइनस अल्फा. ये रहा तुम्हारे सामने अल्फा की वैल्यू. अब थोड़ा सा सॉल्व करना. एक तो तरीका ये है, ये अप्रोच जब यूज करना जब तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हो अल्फा की और थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, तब इसका यूज करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा. आप इस रिलेशन को ध्यान रख लेना, है ना. अगर अभी डेरिवेटिव फॉर्म में निकालना है तो मैंने ऐसा कुछ करवाया था ना, ये ऐसा बनाया था, ये ऐसा बनाया था, ये थीटा बोला था तो ये हो गया था b cos थीटा, ये हो गया था b sin थीटा. ऐसा कुछ कुछ दिमाग लगाकर सोचना और बीटा निकालना. ठीक है, कोशिश करना, एक बार आ जाएगा आंसर, कोई परेशान होने वाली बात नहीं. समझ गए? इसको नोट करके लिख लो. हाँ, सही है, सही है. इसमें अगर हम देखें तो एक और चीज है जो कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है. हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज में वो वाला डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हो, बिल्कुल. एक और चीज डिस्कस करनी है. मैंने आप लोगों को थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे केस लिखवाया था, थीटा इक्वल टू 180 पे केस लिखवाया था, और मैंने कहा था कि रेंज ऑफ द वेक्टर मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू होती है a माइनस बी. यहाँ तक का हमारा डिस्कशन हो गया था. तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर 2ab cos थीटा, और 10 अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा होल डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा. ऐसी सिचुएशन है हमारे पास में, है ना.
अब मान लीजिए इफ, एक और नोट देखते हैं हम। नोट, if magnitude of r equals to magnitude of a equals to magnitude of b, मतलब a वेक्टर, b वेक्टर और r वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता, देखो है तो सब वेरिएबल्स ही ना, कुछ ऐसा एंगल की सेटिंग हो जाए, कुछ थीटा की ऐसी सेटिंग हो जाए कि हमें क्या मिल जाए, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम मिल जाए। लेट अस सपोज देयर मैग्नीट्यूड इज 1। अब सेम है तो कुछ भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड हमने 1 ले लिया। अगर ऐसा होता है तो 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा, ये स्क्वायर रूट है, इधर 1/2 लिख देता हूँ, ये 1/2 को इधर ले आया तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा आ रहा है ना। अब माइनस 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू, सब बच्चे सोचकर 2 मिनट में जवाब दो कि थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। 120। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ट्रिग्नोमेट्री काम आ गई। थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ से हमें ये कहानी समझ में आती है कि यदि दो वेक्टर्स हैं, यदि दो वेक्टर्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड, if two vector of same magnitude placed at an angle of 120 degree, the resultant will also have the same magnitude. आई क्या बात समझ में सबको? The resultant will also have the same magnitude. Is it clear to everyone this note? That's great. चलो बहुत बढ़िया। cos 120 कैसे आया, अगर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं तो बेटा cos की वैल्यू -1/2 कब मिलती है हमें? 120 डिग्री पे। तो इसको लिख सकता हूँ ना, cos 120 डिग्री इक्वल्स टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा नोट। अगर क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली बोला जाता है 120 डिग्री, क्वेश्चन में बोला जाता है कि टू वेक्टर्स आर एडेड सच दैट देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर, तो आप आंसर सीधे थीटा बराबर 120 करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन। चलिए लिख लिया सबने? ओके, अब एक और लॉ पढ़ लेते हैं हम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ लेते हैं हम? हालांकि पैरेललोग्राम की इतनी नीड नहीं है, बट जस्ट पढ़ लेते हैं इसको। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? वो कहता है कि यदि दो वेक्टर्स हैं, लेट अस सपोज दिस इज द वन वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये, if two vectors are shown by the adjacent sides of the triangle, if two vectors are shown by the adjacent sides of the adjacent sides of the parallelogram, मैं लिख देता हूँ, if two vector shown by the adjacent side of parallelogram which are directed away from one another, one another लिखो या from one common point लिखो, from one common point, then their sum
is given by diagonal of a parallelogram passing through that common point, अब इसको समझते हैं अपन। उसने क्या कहा, कंडीशन याद रखनी है आप लोगों को। उसने क्या कहा, उसने कहा कि दो वेक्टर होना चाहिए, दोनों एक कॉमन पॉइंट से पास होना चाहिए। तो देखो दोनों एक ही कॉमन पॉइंट से, रेड वाले पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये दो ऐसे पास हो रहे हैं तो आप इनसे एक पैरेललोग्राम बना लो। तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, इनसे निकलता हुआ ऐसा ही बनेगा। अब उसने कहा कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट पास करेगा। अब डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या बनते हैं, देखो मैं ये ग्रीन लाइन बना रहा हूं, ऐसे यही होंगे ना डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो उसने कहा कि जो रिजल्टेंट होगा दैट मस्ट बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम passing through this common point, समझ गए, passing through this common point। अब मेरा आप लोगों को ये कहना है कि आप पैरेललोग्राम पढ़ो, या मैं तो एक ही लॉ जानता हूं, ट्रायंगल लॉ। तो मैं तो क्या करता है, इस बी वेक्टर को पैरेलली इधर शिफ्ट कर देता, तो देखो ये ट्रायंगल लॉ बन गया। अरे पैरेललोग्राम कहता ही तो है कि ये दोनों साइड सेम होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। तो ये दोनों लेंथ सेम है, तो देखो अगर आप इतने पार्ट को हाइड कर दो, आप अगर कैसे भी करके इतने पार्ट को, मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है, अगर आप इतने पार्ट को हाइड कर दोगे इसको पूरे को, देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, तो ये ट्रायंगल लॉ बन गया ना। ये समझे ना सभी लोग। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग कैसे याद रखते हो। अगर आपको पैरेललोग्राम से याद रखना है तो आप पैरेललोग्राम से याद रखो, अगर आपको ट्रायंगल लॉ अच्छा लगता है तो ट्रायंगल लॉ से याद रखो। आर का जो मैग्नीट्यूड आना है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर थीटा। आर का जो मैग्नीट्यूड आना है वो यही रहेगा जो पढ़ा था, वो बदलने वाला नहीं है। यहां तक कि अल्फा की वैल्यू भी बदलने वाली नहीं है, वो भी यही रहेगी। समझ गए क्या बच्चों सभी लोग? हाँ बोल सकते हैं। अगर हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है तो इसका कुछ यूज भी देख ले। इसका यूज ऐसे देखो कि सर अगर हम देखें तो ये था हमारा ए वेक्टर, ये था हमारा बी वेक्टर, और यहीं से एक लाइन निकल कर जा रही थी जिसको कि हम कह रहे थे रिजल्टेंट। बोलो यार, ऐसे ही तो पढ़ा था हमने। ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, और कह दिया था कि ये पैरेललोग्राम बनेगा पूरा ऐसा, और ये जो होगा ये क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का ये एंगल होगा अल्फा, और ये पूरा जो इनके बीच में एंगल था इसको हमने थीटा बोल दिया था। ठीक है, ऐसा ही पढ़ा था। अच्छा, अगर ऐसा पढ़ा था तो मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से तो अल्फा किधर की तरफ इंक्लाइंड होगा, खुद सोचकर जवाब दो। अल्फा जो होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? मेरे पूछने का मतलब ये है कि अल्फा कैसा होगा, अल्फा इधर की तरफ झुका हुआ होगा, ऐसा होगा क्या अल्फा? जैसे कि सर अगर हम देखें तो ये ए है, ये बी है, और अब अगर हम बात करें अल्फा की तो अल्फा कैसा होना चाहिए? अल्फा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या मिड में होना चाहिए? कुछ तो कमेंट कर सकते हैं। बी की तरफ होगा, ए की तरफ इंक्लाइंड होगा, ए के ज्यादा पास होगा? बिल्कुल। अगर आप दिमाग से सोचो
तो जो जितना बड़ा होता है, आप तो ऐसे सोचो, देखो आपको वेक्टर की फील बताएं कैसे आएगी। आप कहीं भी अगर आपको लगे ना आप कंफ्यूजन में हो, तो वेक्टर की 99% सवालों में फील अगर लानी हो तो आप ऐसा समझ लो कि ये एक फोर्स वेक्टर है F1 और ये है एक फोर्स वेक्टर F2 और ये कोई पॉइंट है। अब तुम दो लोग मिलकर इस पॉइंट को खींच रहे हो। कौन सा पॉइंट? ये जो मैंने बनाया है ये एक पॉइंट है। तुम दो लोग मिलकर इस पॉइंट को खींच रहे हो। अब जिसमें जितनी ज्यादा ताकत होगी उसकी तरफ ही रिजल्टेंट होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मैग्नीट्यूड जितना बड़ा, रिजल्टेंट उतना उसकी तरफ। बी का मैग्नीट्यूड बड़ा होता तो रिजल्टेंट उसकी तरफ होता। अरे बोलो यार, हर कोई क्लियर है इतनी कहानी? सभी को? तो यहाँ पे लिख लो, अल्फा इज स्मॉल और रिजल्टेंट inclined towards A, inclined towards A, inclined की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना, inclined towards A। हाँ ऑब्वियसली इक्वल होगा तो मिड में होगी, बिल्कुल। अब थोड़े से वेक्टर एडिशन के मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। मैंने आपको यूनिट वेक्टर समझाया था ना? चलो कुछ वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। लिखे टू वेक्टर्स लिखे जब तक टू वेक्टर्स having equal magnitude of 5 unit, having equal magnitude of 5 unit inclined at 60 degree to each other. Find r vector magnitude and its direction. जल्दी से find r vector magnitude and its direction. आंसर बताओ सर। इसमें हम अगर हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? जैसा बेटा पहले सॉल्व कर ले। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर साफ कहा है कि दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर cos 60 डिग्री। तो ये कितना आ रहा है? 5 स्क्वायर तो मैं पूरे में से बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos 60 इज 1/2। 5 रूट 3 इज द आंसर। ये r का मैग्नीट्यूड आया, 5 रूट 3 इज द आंसर। ठीक है। अब अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो अपना ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा और दोनों के मैग्नीट्यूड 5 5 है। अब अपने से अगर रिजल्टेंट पूछा जाए तो रिजल्टेंट क्या होता है? तो रिजल्टेंट लिखने के लिए तो tan अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा कितना होता है? b cos थीटा। b की वैल्यू कितनी है? 5। cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और अगर हम देखें तो a कितना है? 5 प्लस 5/2 साइन नहीं, यहाँ पे साइन आएगा, ये 1/2 होगा और ये √3/2 होगा। एक सेकंड, 5 1/2 और ये होगा √3/2। तो 5 5 गया, 1/2 प्लस 1 √3 2/2। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। इसको बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है। कुछ गलत हो गया क्या?
√3 ऊपर आएगा। अच्छा क्या, अच्छा एंगल 60 डिग्री दिया है, मैं 30 याद कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी एंगल 60 डिग्री दिया है, तो 5√3/2, 5 + 5 × 1/2, 5 कैंसिल, तो √3/2 और 3/2 सॉल्व करने पे 2 से 2 गया, 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू तो आ रही है 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? 30 डिग्री। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें आर एक डायग्राम दिया हुआ है, वेक्टर डायग्राम दिया हुआ है ए बी और आर का। आर का मैग्नीट्यूड भी दे दिया है क्वेश्चन वाले ने, कितना है? b/√2। हमसे पूछा क्या है? थीटा की वैल्यू। बताइए ना क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन के लिए। हमें इसका सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं r² a² = b²। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b। r² की वैल्यू हो जाएगी b²/2 + a² = b²। a² कितना आ गया? b²/2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? b/√2। a की वैल्यू मिल गई हमको, बोलो ना यार। अब उसके बाद में क्या करना चाहिए हमको? अब उसके बाद में सर फॉर्मूला लगा देना चाहिए, r = a² + b² + 2ab cos थीटा √ में। r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। r² की वैल्यू कितनी आ रही है? r की वैल्यू अगर b/√2 है तो r² विल बी b²/2। a की वैल्यू हो जाएगी b²/2, b² विल b² + 2, a की वैल्यू हो जाएगी b²/√2 cos थीटा। b²/2 गया, माइनस b²/2 b²/√2 × 2 cos थीटा, ये गया, तो आंसर आएगा 1/√2 माइनस का बराबर cos थीटा। 1/√2 cos थीटा। अब क्या करना चाहिए? जवाब दो ना यार, तो माइनस आ रहा है, सोचिए थोड़ा सा और जवाब दीजिए। सर अगर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से आंसर क्या आ जाएगा? cos 135 डिग्री = cos थीटा, तो यहाँ से सॉल्व करने पे आ गया थीटा बराबर 135 डिग्री। ठीक है, अब बेटा ये फॉर्मूला कब लगाते हो? देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत काम की है इस क्वेश्चन में, प्लीज सब लोग ध्यान देना। देखो अब इस फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया है, इसमें थीटा क्या होता है? इन फॉर्मूलों में थीटा क्या होता है? मिनिमम एंगल बिटवीन वेक्टर। अब तुम खुद सोचो कि जो तुमसे एग्जाम वाले ने थीटा पूछा है, क्या ये मिनिमम एंगल बिटवीन थीटा है? नहीं, वो तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले से मैच कर गया है, लेकिन ये मिनिमम एंगल बिटवीन थीटा नहीं है। तो जो तुमने निकाला है ना, वो मिनिमम एंगल निकाला है। तो पहले तो इसका ढंग से वेक्टर डायग्राम बनाओ, टेल से टेल चिपका के। तो ये बनेगा ए वेक्टर, और इधर से टेल लगेगी इसकी ऐसी, तो ये बनेगा बी वेक्टर, और ये आएगा रिजल्टेंट। देखो यही वाली ब्लैक वाली जो ये लाइन है, इस ब्लैक वाली लाइन को हम इसकी टेल के पीछे ऐसा जोड़ देंगे तो यही दिखेगा। बोलो, तो अब क्या हो गया? एंगल, मिनिमम एंगल इज दिस, तुमने ये निकाला है 135, और तुमसे एग्जाम वाले ने क्या पूछा है? ये तुमसे एग्जाम वाले ने क्या पूछा है? ये वाला। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन डायरेक्टली। बताओ एंगल क्या होगा? बहुत बच्चे परेशान थे, ऑप्शन ही नहीं था 135। अब समझ में आया? तुमसे पूछा है, तुमने जो फॉर्मूले से निकाला है वो क्या निकाला है? दिस इज द मिनिमम एंगल, जो कि तुमने बिल्कुल 100% सही निकाला है। लेकिन उसने पूछा क्या है तुमसे? 180 - 135, 45 डिग्री आंसर। हर मासूम के दिमाग में आया ये बात?
तो तुम हमेशा ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखना कि नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क का आता है और 4 मार्क के लिए अगर उसने सिर्फ तुमसे थीटा पूछा है तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा होगा। सिर्फ 4 मार्क में कोई भी थीटा नहीं पूछता। अगर 4 मार्क में थीटा पूछा है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ कि अरे यार कहीं ना कहीं थीटा भी पूछ रखा होगा, हमें थीटा वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। मैंने पढ़ाया था ना, मिनिमम एंगल दोनों की टेल चिपका कर लेना है। आई बात समझ में सभी को? क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, अभी इतना। एक क्वेश्चन और लिखो। इफ टू वेक्टर्स having magnitude 10 and 6, two vector having magnitude 10 unit and 6 unit, find maximum value of resultant obtained। 1 मिनट का आंसर है ये, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑप्टेन। पूरी कक्षा जवाब दे दे तो मजा आ जाए। सभी लोग बोलो यार, जितों ने बोला सही है, बाकी लोग। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? दो वेक्टर को सीधे सीधे जोड़ दो, 16। मिनिमम पूछ लेता तो? अगर वो मिनिमम पूछ लेता तो सेम तुम एक बार भी लिख सकते हो, तो हो जाती 4। ठीक है ना? चलिए चलिए, उस 4 लाइन से आगे बढ़ते हैं। उस 4 लाइन से आगे बढ़ते हैं और हमसे क्या पूछा है? हम लोग लिख रहे हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन। क्या लिखने वाले हैं हम? वेक्टर सब्सट्रैक्शन। अपनी अपनी कॉपी में याद करो, मैंने एक टर्म लिखवाई थी नेगेटिव वेक्टर। क्या लिखवाई थी मैंने? नेगेटिव वेक्टर। याद है तुम लोगों को? हमने फर्स्ट क्लास ऑफ वेक्टर में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसमें पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर। अब उसका यूज करेंगे हम लोग, है ना? तो उसका यूज करने के लिए देखो क्या करते हैं। एक वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर। एक वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ये इनके बीच में थीटा है ना? अब हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है हमको। क्या फाइंड करना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली दोनों बातें सही है। अरे बोलो ना यार। अगर दोनों बातें सही है तो अगर प्लस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी पढ़ा था हमने, सेम लेंथ का अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अरे हाँ या ना? अच्छा, तो अगर सेम लेंथ का अपोजिट डायरेक्शन में बनता है तो वो तो ऐसा बनेगा ना। कलर चेंज कर लेते हैं अपन। सर सेम लेंथ का वेक्टर है माइनस बी वेक्टर। मैं अनइक्वल अपोजिट वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव वेक्टर्स मैंने लिखवाए थे। समझ गए इतनी बात? किसी को भी ये रेड लाइन प्लस बी और माइनस बी में कोई कंफ्यूजन नहीं है? दिस इज द ओनली क्रक्स जो कि याद होना चाहिए। आप मेरे को बताने तो आगे सबको क्लियर है? आप लोग
प्रीवियस क्लास याद करो, मैंने लिखवाया था नेगेटिव वेक्टर, अगर ए वेक्टर ऐसा होता है तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, ठीक इसके पीछे सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने वही बात तो लिखी है, मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लिखा, सिंपल सी बात लिखी है। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे ना हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये थीटा था, लेकिन ए और माइनस बी के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। अरे यार, हाँ या ना? बस काम खत्म हो गया। रिजल्टेंट का तो वही फॉर्मूला रहना है। रिजल्टेंट क्या होता है सर? रिजल्टेंट होता है, आपने तो हमें ए प्लस ऑफ बी माइनस पढ़ाया है, तो रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक्चुअल में यहाँ पे माइनस बी नहीं आता क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आप लोगों ने सबने मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बताओ ना क्या होता है सभी बच्चे? कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। क्या होता है बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, इधर की तरफ जाएंगे कहीं। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होता क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आई क्या सबको बात समझ में अच्छे से? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ a माइनस बी। a vector minus b vector is equals to under root of a square plus b square minus 2ab cos theta। समझ गए क्या एवरीवन? क्लियर है इतनी कहानी? अब अगर हम tan अल्फा की बात करें तो रिजल्टेंट अगर पैरेललोग्राम लॉ की पिक्चर अभी जो पड़ी थी वो लगा दें तो सर ये बात तो 110% है कि रिजल्टेंट यहीं से पास होगा और ऐसा कहीं जाएगा। तो tan अल्फा तो आपने a से लिखना सिखाया था, tan अल्फा क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला b cos ऑफ 180 माइनस थीटा a प्लस b, नहीं साइन था ऊपर, सॉरी, साइन ऑफ, और ये cos ऑफ 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा तो साइन ही रहने वाला है और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, तो b साइन थीटा अपॉन में a माइनस b cos थीटा। समझ गए क्या? एकदम बढ़िया तरीके से। वेक्टर सब्सट्रैक्शन में डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, फॉर्मूले से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। बस हमें एडिशन वेक्टर आना चाहिए, तो मैंने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा दिया मैथ्स का। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। चलो आगे चलते हैं। एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको जो कि नोट है, एक्चुअली आपको खुद को आना चाहिए। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर सेम है, then find the value of theta in case of vector subtraction, in case of vector subtraction। समझ गए ना? अभी मैंने क्लास में स्टार्टिंग में ये टॉपिक पढ़ाया था कि अगर प्लस होता है तो 120 आता है, अगर माइनस हो रहा होगा, वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा, तो थीटा कितना आएगा? आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। दिस इज होमवर्क। कल की क्लास में मैं यहीं से, नेक्स्ट क्लास जो सैटरडे को लूंगा उसमें 4:30 से मैं यही पढ़ाऊंगा। थीटा की वैल्यू पूछिए। चलिए लिख लीजिए इसको नोट करके, आप लोग बताएंगे।
हाँ कह सकते हैं कि ज्यादा मैथमेटिकल टूल बताता है टेंसर, बिल्कुल। एक्चुअल में टेंसर मैट्रिक्स बन के सॉल्व होता है। ये जो हायर ऑर्डर होता है ना, हायर ऑर्डर, जैसे कि ऐसे समझो कि अगर मैं इसको फ्रंट से ऐसे तुम बोर्ड के सामने से एक फोर्स लगाकर खींचूं तो इसका ये वाला डायमेंशन, ये वाले डायमेंशन पे भी कुछ फोर्स आएगा ना, तो उस फोर्स को तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं पढ़ने में, उनको स्टडी करने के लिए टेंसर क्वांटिटीज का यूज किया जाता है। हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है बिल्कुल, तो मैं उसको ज्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहा। ठीक है, तो टेंसर बस आप इतना याद रख सकते हो। इसे लिख लो। चलिए, तो माइनस ए आई हमने, प्रांशु सही आंसर है, आर्ची का भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज प्रोजेक्शन, बोलो रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ना है हमको? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो, वेक्टर रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैं बिना कुछ समझाए कह सकता हूँ कि वेक्टर रेजोल्यूशन से क्या फायदा होगा, व्हाई वी आर स्टडीइंग इट। वेक्टर रेजोल्यूशन से फायदा ये होगा कि यू कैन यूज बेसिक ऑफ अलजेब्रा while using vector quantity। आप वेक्टर क्वांटिटी को बेसिक अलजेब्रा मतलब क्लास 9-10 में जो प्लस माइनस लगाते थे ना, उससे यूज कर सकते हो आप इसे। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मान लो अभी अगर मैं तुम्हें कह देता बिना वेक्टर पढ़ाए कि ये कार्ट है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर आ रहा है और 6 न्यूटन का फोर्स इधर आ रहा है, टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है? तुम कहते सर दो चीजें तो एक ही तरफ लग रही है, 11 न्यूटन का फोर्स है, सोचते ही नहीं कुछ, है ना? तो ये तुम इसीलिए कह पाए क्योंकि डायरेक्शन सेम थी। लेकिन ऐसा हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो उस केस में तुम्हें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड तरीका आना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये कार्ट ऐसी है, इसको तुम पुश कर रहे हो 5 न्यूटन से इधर और एक बच्चा 4 न्यूटन से ऐसे खींच रहा है, दोनों केस में ये कार्ट आगे चल रही है 30 डिग्री पे। अब क्या करेंगे? कार्ट तो अभी भी आगे जा रही है, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या मैं ऐसा बोल दूं इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन का फोर्स है, तुम एग्री करोगे क्या? नहीं ना? या कर जाओगे एग्री? इस डायरेक्शन में कुछ तो फोर्स है जो कि 5 से ज्यादा है, लेकिन 9 से तो सर पक्का ही कम होने वाला है। बोलो यार, 5 से तो 100% ज्यादा होगा, क्योंकि इसका कुछ इफेक्ट इस दिशा में भी आ रहा है और इसका कुछ इफेक्ट इस डब्बे को ऊपर उठाने में भी जा रहा है। और बच्चों, जो ये कुछ इफेक्ट मैं बोल रहा हूं, इसी को मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मदद से या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की मदद से पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में सबको? हम क्यों पढ़ रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? सभी को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम बेसिक अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं। पहली तो ये बात दिमाग में बैठा, बाकी मैं ये वाली कहानी एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। फिर से समझते हैं एक बार। मान लीजिए जैसे कि ये कार्ट है, इस कार्ट पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पे लगा दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब
क्या हो रहा है बताओ, ये काट आगे मूव कर रही होगी सर, ठीक है, क्या ये सिर्फ पूरे पूरे 10 न्यूटन से आगे मूव कर रही होगी? या चलो अपन एक काम करते हैं, एक बच्चा और खड़ा कर देते हैं इसके पीछे जो कि इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, तो क्या टोटल फोर्स इस पे 15 न्यूटन आ रहा होगा? नहीं, क्योंकि 15 न्यूटन तो जब आता सर जब 10 और 5 दोनों का डायरेक्शन सेम होता। अभी तो 10 यहाँ से कुछ हवा में 30 डिग्री पर लग रहा है, लेकिन हम इस बात से श्योर हैं कि इस डायरेक्शन में, इस एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लग रहा है। इस एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लग रहा है, और 5 न्यूटन से ज्यादा का लग रहा है जो कि एक्स में इसको खींच के ले जा रहा है, और साथ ही साथ इस 10 न्यूटन का एक इफेक्ट वाई डायरेक्शन में भी आ रहा है। हमें नहीं पता वो कितना आ रहा है, लेकिन ये बात पक्की है कि एक इफेक्ट इस 10 न्यूटन का एक्स में देखने को मिल रहा है जो कि इस 5 के साथ ऐड होकर के गाड़ी को आगे खींच रहा है, और दूसरा हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस 10 का एक इफेक्ट वाई डायरेक्शन में भी है। वो कितना है अभी निकालना नहीं आता, लेकिन ये बात की फील आ रही है हमें। तो जो इस 10 का हमने x और y में डिवीजन किया है उसी को अंग्रेजी में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। बोलो यार बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। क्लियर हुई बात? सभी को? यस, ऐसे याद रखो, कुछ इफेक्ट बराबर रिजोल्यूशन। कुछ इफेक्ट बराबर रिजोल्यूशन, ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन की वैल्यू कैसे निकालें? अच्छा सर, एक और हमारे दिमाग में बात आ रही है कि आपने एक्स और वाई डायरेक्शन ही क्यों पसंद करे? डायरेक्शन तो बहुत सारे होते हैं। तो मैंने एक्स और वाई इसीलिए पसंद करे क्योंकि दुनिया में मैं जितना भी प्रैक्टिकली यूज करूंगा वो सब मुझे एक्स और वाई में ही दिखेगा। कोई को अगर मैं खींचूंगा तो वो एक्स डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा, या मैं किसी चीज को ऊपर फेंकूंगा तो ऊपर जाती हुई दिखेगी। तो एक्स और वाई में अगर हम रिजॉल्व कर लें तो हमारे दिमाग में आसानी हो जाएगी। और साथ ही साथ ना आपने यूनिट वेक्टर भी पढ़ाया है। यूनिट वेक्टर, हाँ जेड भी ले सकते हैं, बिल्कुल सामने आता हुआ दिखेगा जेड से। आपने यूनिट वेक्टर में सिखाया था, आपने यूनिट वेक्टर में सिखाया था कि एक्स डायरेक्शन में आई यूनिट बोलते हैं और वाई डायरेक्शन में जे यूनिट बोलते हैं। बोलो ना यार, एक्स डायरेक्शन में आई यूनिट बोलते हैं और वाई डायरेक्शन में जे यूनिट बोलते हैं। तो अगर हमको मिल जाएगा, अगर हमको मिल जाएगा आई और जे डायरेक्शन में वैल्यू, तो हम सीधे डायरेक्शन डायरेक्शन ऐड कर पाएंगे। और जो हम ये वेक्टर लॉ में ये पूछ रहे थे ना कि थीटा वीटा क्या होता है, इन सब की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर दो फोर्स का आई आई यूनिट में दिए हैं तो सीधे ही ऐड हो जाएंगे। अगर दो फोर्स जे जे यूनिट में दिए हैं तो वो सीधे ही ऐड हो जाएंगे। हमें फिर काहे वेक्टर लॉ की जरूरत पड़ेगी? फिर हमको थीटा निकालना, अल्फा निकालना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बोलो यार, समझ गए क्या बात अच्छे से? चलिए, तो रिजोल्यूशन का पहला फंडा, रिजोल्यूशन का पहला फंडा जो कि याद रखना है, मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर। क्या है? एक ए वेक्टर है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है? ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। ए वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका कुछ इफेक्ट तो सर एक्स एक्सिस पर भी होगा और कुछ इफेक्ट इसका वाई एक्सिस पर भी होगा। मानते हो ना ये बात? अगर ये बात मानते हो तो जो थीटा के साथ वाली लाइन है, जो थीटा के साथ बनने वाली लाइन है, उस पे दिखने वाला इफेक्ट कितना होता है, उसकी कितनी वैल्यू होती है? उसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। अभी के लिए तो मैं तुम्हें डिराइव करके सिखाऊंगा, लेकिन कोई नीड नहीं है, इसीलिए अभी रख लो। मैं तुम्हें पक्का सिखाऊंगा, ये प्रॉमिस रहा मेरा।
ठीक है, थीटा जिस लाइन के साथ बनता है उसके साथ इफेक्ट क्या दिखता है, ए कॉस थीटा, और थीटा जिस लाइन में अपोजिट रहता है, मतलब इसके अलावा जो दूसरी लाइन रहती है उसके साथ होता है ए साइन थीटा। बोलो यार बच्चों क्या होता है, मैंने क्या बोला, फॉर्म हुआ है वो cos थीटा होती है, एक्स लाइन का हुआ है तो क्या हो गया थीटा। इधर देखो, अगर ऐसा होता ये तरह और थीटा यहां से बना होता, ये y है और ये x है, तो अब क्या कहते तुम, सर हम कह देते ये क्या है a cos थीटा और ये क्या है a sin थीटा। अरे बोलो यार, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर थीटा के साथ बनने वाला क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है। जो लाइन थीटा के साथ बन रही है वो क्या होती है, कॉस कंपोनेंट, और जो थीटा के अलावा बन रही है वो क्या होती है, साइन कंपोनेंट। ये दोनों डायग्राम सभी बच्चों को क्लियर है। अच्छा, अगर क्लियर है तो मान लीजिए ऐसा होता, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये कोई लाइन है, यहां से थीटा बन रहा है, तो इसका इस लाइन पे कंपोनेंट क्या होता, इस लाइन पे कंपोनेंट क्या होता है, ये ब्लैक वाली लाइन पे ये रहा बी वेक्टर नाम दे देते हैं, तो आप सीधे चिल्ला पड़ते बी कॉस थीटा। हमें नहीं पता ये वाई लाइन है जेड लाइन है कोई सी भी लाइन है, लेकिन इस बी वेक्टर का इस लाइन पे जो इफेक्ट होगा वो तो बी कॉस थीटा ही होगा, और ठीक इस ब्लैक वाली लाइन से 90 डिग्री पे जो लाइन बनेगी उस पर होगा बी साइन थीटा। अरे यार बच्चों हाँ या ना बोल दो, सभी को ये कहानी क्लियर है। अच्छा, अगर सभी को ये कहानी क्लियर है तो ये वाला जो डायग्राम आपने कार्ट वाला बनाया था सर, इस कार्ट वाले में हम ऐसा कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं, ये 10 न्यूटन है, इधर बन रहा है 30 डिग्री, इधर कुछ होगा तो हम लिख सकते हैं ये होगा 10 cos 30 डिग्री। अरे यार बोलो ना यार, और 10 cos 30 डिग्री मतलब 10 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये कट गया 5, तो हम कह देंगे x डायरेक्शन में आ रहा है 5√3 और y डायरेक्शन में साइन आता है तो 10 × 1/2, ये 10 sin 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो गया 5 न्यूटन। अरे हाँ या ना बोलो यार, क्लियर है क्या ये बात। और ऑलरेडी पीछे से एक 5 न्यूटन लग ही रहा था, तो एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स कितना हो गया, एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स हो गया 5 + 5√3, ये वाला और ये वाला। अरे यार, और वाई डायरेक्शन वाला सीधे सीधे बोल दोगे कि वाई डायरेक्शन में जो फोर्स हो गया वो हो गया 5 न्यूटन। देखो, बिना बिना कुछ वेक्टर पढ़े ही हम डायरेक्टली डायरेक्शन में बात करना सीख गए, बिना वेक्टर लॉ लगाए। ये खूबसूरती है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। हर बच्चे को जो क्लास में बैठा है क्लियर है ना ये कहानी। एग्जैक्टली, वेरी गुड अदीफा। अदीफा का पूछना है कि सर एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली तुम जब एक्स और वाई को ऐड करोगी ना तो आंसर 10 आएगा, लेकिन तुम ऐसे ऐड मत कर देना। देखो, तुम अगर ऐड करोगी 5√3 और 5 तो तुम्हारा आंसर कभी भी 10 नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये 5√3 जो है ये आई कैप है क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, और ये जो 5 है ये जे कैप है क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है। तो बेटा जो तेरे को पहले मैंने वेक्टर लॉ पढ़ाया ना उसको ऐड कर दे, वेक्टर लॉ से ऐड कर दे, तेरा आंसर 10 ही आएगा। हर कोई समझा ये बात। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो जो इसने पूछा, इधर देखो सब लोग, सर ये 10 न्यूटन था, ये क्या था, 10 न्यूटन था, ये जो था ये 10 न्यूटन था, इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट हुआ 5√3, किस डायरेक्शन में हुआ, एक्स डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे, 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट जो कि कॉस के साथ बना वो हो गया 5√3 आई यूनिट, और जो 10 न्यूटन का y कंपोनेंट था ये क्या बन गया 5 न्यूटन जे कैप। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आई कैप प्लस 5√3
5 जे कैप, तो इसका रिजल्टेंट लगाओ, a स्क्वायर b स्क्वायर करोगे, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो cos 90 हो गया 0। उसी दिन पढ़ाया था कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो सीधे सीधे रिजल्टेंट लिखते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 5 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये क्या आ रहा है अंडर रूट 100, जिसको बोलते हैं 10। देखो यही आ गया जो पढ़ा रहा था मैं 10। हाँ या ना बोलो यार, सब कुछ कनेक्ट हो गया पुराना जितना पढ़ा था। क्या हर किसी को ये बात क्लियर है? एकदम शानदार, समझ में आया, कोई आत्मा में दुख नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं सर, वो जो वेक्टर कंपोनेंट आप पढ़ा रहे थे उस वेक्टर कंपोनेंट में आप लिख सकते हो कि इफ दिस इज द ए वेक्टर, if this is the a vector, this is a vector, this is cos theta, तो ये बन जाएगा a cos theta और ये बनने वाला है a sin theta। बोलो ना यार। तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो सर, आज a वेक्टर बराबर a cos theta i कैप प्लस a sin theta j कैप, और ये दोनों वेक्टर एडिशन है, हाँ या ना? नोट करके इस बात को कॉपी में लिखो, मैं लिखवाता हूँ। कहाँ तक लिखा है तुमने? सिर्फ अभी ये लिखा होगा, ये वाली बात लिखी होगी, है ना? अब हिंदी में लिखो, वेक्टर के कंपोनेंट करने से, वेक्टर के कंपोनेंट करने से उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है नोन, लिखो वेक्टर के कंपोनेंट करने से उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है नोन डायरेक्शन x, y और z में, x, y और z में, जिससे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो ये वेक्टर कंपोनेंट, नेक्स्ट लिखो वेक्टर कंपोनेंट, नोट करके ये डायग्राम बनाओ, ये लिखो और यहीं तक लिखो बस। काहे का लैग में मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ। अरे टाइम हो गया, टाइम से ऊपर निकल गए हम 5 मिनट।